नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जनवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और देखिए आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए हर साल जो है 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है क्योंकि ये लगभग सभी परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है और इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं जो कि 2-3 प्रश्न और बना सकते हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए इस साल जो है 2025 में हमने 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2025 में किस क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस इस साल हमने सेलिब्रेट किया है। और देखिए तिथि तो 9 जनवरी है लेकिन इसका सेलिब्रेशन एक दिन पहले होता है और एक दिन बाद तक चलता है। तो 8 तारीख को जो है यानी 8 जनवरी को ये आयोजन जो है शुरू हुआ और 10 जनवरी तक ये चला जो है 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। और इसका जो सम्मेलन का आयोजन है ये ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। तो सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम कि 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी थीम है, देखिए इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। याद रखिएगा, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो है थीम थी। और ये थीम भारतीय प्रवासियों के भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करती है। और देखिए जो पहला प्रवासी भारतीय दिवस था ये आपका 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। याद रखिएगा, पहले प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन का जो आयोजन है ये 2003 में किया गया था। तब से हर साल इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी कोरोना वगैरह में इसका आयोजन नहीं किया गया था। और आपको बता दें प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। यानी कि 9 तारीख को जनवरी महीने में 1915 में महात्मा गांधी जो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए 2003 से हम हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई। तो देखिए अभी हाल ही में त्रिपुरा में जो है बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई जो कि कुछ इस ब्लूइश कलर की जो है दिखती है। और ये दुर्लभ प्रजाति पहली बार सेपा हिजला वन्यजीव अभयारण्य में देखी गई थी जो कि अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। और इस खोज ने क्षेत्र में चल रहे पारिस्थितिक अनुसंधान और वन्य जीव संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा में अभी हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। और देखिए ऐसे प्रश्न जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम से जुड़े होते हैं तो ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका और लगभग आपके 2-3 प्रश्न जो है इस एक क्वेश्चन से बनेंगे। तो देखिए जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है इसका मेजबान इस बार पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है मेजबानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। और इसके बारे में आपको बता दूं, ध्यान सुनिएगा, आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होगा ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण होगा जिसमें 8 टीमें खेलेंगी। राउंड रॉबिन प्रारूप में ये मुकाबला आयोजित होगा और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। देखिए यहाँ से माइन्यूट प्रश्न क्या छुपा हुआ है इस एक लाइन में। सबसे बड़ी चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी का इस साल कौन सा संस्करण, 9वां संस्करण आयोजित हो रहा है। कितनी टीमें इसमें भाग लेंगी, 8 देशों की टीमें भाग लेंगी। किस प्रारूप में ये खेला जाएगा, राउंड रॉबिन प्रारूप में ये मुकाबला होगा। तो 3 प्रश्न केवल इसी पॉइंट में छुपे हुए हैं और ये टूर्नामेंट जो है ये पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। ये चौथा पॉइंट है, यानी 4 प्रश्न आपके एक लाइन में बन जा रहे हैं। और देखिए ये टूर्नामेंट जो है 19 फरवरी 2025 से 9 मार्च 2025 तक आयोजित होगा, लेकिन इसका जो फाइनल मैच है इसके लिए 10 मार्च का जो है डेट रिजर्व रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि 19 फरवरी से 10 मार्च तक जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन जो है होगा पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट से आपके एक एक प्रश्न, एक क्या मतलब एक पॉइंट से 3-4 प्रश्न मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दिए। तो देखिए मेरे क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट तो लगते होंगे लेकिन
जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मेरा यही एक तरीके से स्टाइल रहा है कि मैं एक लाइन में आपको 4-5 प्रश्न दे दूँ, यानी कि बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना हो आपको। कम पढ़िए और अधिक प्रश्नों को एग्ज़ाम में सॉल्व करके आइए। तो इसीलिए रिकॉर्ड रहा है कि अब तक जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग उसमें 99 से लगाए 100% तक बच्चे करंट अफेयर में स्कोर करके आते हैं। तो 99 वाला किस कम आता है, 100% वाला ज़्यादा आता है कि सर आपकी पढ़ाई जो है सारे के सारे करंट अफेयर मिल गए एग्ज़ाम में। तो ये मैंने देखिए अपना जो कम्युनिटी टैब है यूट्यूब का, उसमें डाला भी हुआ है। बहुत सारे जो सक्सेसफुल बच्चे हैं जो पीसीएस क्रैक किए हैं और रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस बहुत सारे एग्ज़ामों में जो है क्वालिफाई करके आए हुए हैं। तो अभी देखिए रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग लगे रहिए और पढ़ते रहिए। मैं आपको ऐसे ही टू द पॉइंट पढ़ाते रहूँगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए जो बहादुर सिंह सागू हैं, इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और जो बहादुर सिंह सागू हैं, इन्होंने इस पद पर जो है लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे आदिले सुमारीवाला का स्थान लिया है। और आपको बता दें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारत में एथलेटिक्स खेल के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है और देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए ये जिम्मेदार है। पांचवा कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में एक स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में जो है एक स्मारक जो है स्थापित किया जाएगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं और दिवंगत भी हो गए हैं, यानी कि इनका मृत्यु भी हो चुका है। देखिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक स्मारक स्थापित करने का हाल ही में घोषणा किया है। और देखिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब चर्चा में आ गए हैं मरने के बाद, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो मुखर्जी जी हैं ये 31 अगस्त 2020 को दिवंगत हुए थे, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक अनुभवी कांग्रेसी नेता थे और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। क्रम याद रखेगा, जो प्रणब मुखर्जी थे ये भारत के क्रम से 13वें राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 31 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो इनका स्मृति स्थल कहाँ पे बन रहा है? इनका स्मृति स्थल बन रहा है नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल में। और छठवां प्रश्न है कि ई श्रम पोर्टल अब कितनी अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा? तो देखिए जो ई श्रम पोर्टल है जो कि श्रम मंत्रालय जो है जिसको ऑपरेट करता है, ये अब 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किया। और आपको बता दें श्रम मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक अब ये पोर्टल सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा, ताकि विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखने वाले जो लेबर हैं यानी कि श्रमिक हैं वो अपना अपडेट जो है इस पे पा सके। मतलब कौन कौन सी योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। और सातवां है कि हाल ही में 42वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक में सड़क हादसे में घायलों को कितने रुपए तक कैशलेस इलाज देने की घोषणा की गई है? तो देखिए जो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने 42वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और इन्होंने घोषणा की कि अब जो इतने भी सड़क हादसे में घायल लोग होंगे उनको 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। और 2024 में कुछ आंकड़े जो है इन्होंने बताए कि 2024 में क्या क्या हुआ। तो 2024 में देखिए इन्होंने बताया नितिन गडकरी ने कि लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई और इसमें 30,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुई। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हेलमेट जरूर पहने, भले ही आप स्कूटर चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं या जो भी चलाएं, तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2024 में 30,000 लोगों की हेलमेट ना पहनने से मौत हो गई। और साथ ही 66% दुर्घटनाएं 18 से 34 साल की आयु के लोगों की हुई। यानी कि जो 18 से 34 साल का जो युवा वर्ग है सबसे अधिक जो है यानी कि 66% दुर्घटनाएं इन्हीं की हुई। और एक ख़ास बात और मैं आपको बता दूं, जो ये कैशलेस वाला जो 1.5 लाख का अनाउंसमेंट हुआ है कि जो जितने भी सड़क हादसे में घायल होंगे तो देखिए इनको जो है 7 दिन तक प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट मिलेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं इनको नोट कर लीजिएगा कितने लोगों की किस कैसे कैसे मौत हुई। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा है भारतीय रेलवे से। और देखिए भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी पूंजीगत व्यय
करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हाल ही में हासिल की है। तो देखिए भारतीय रेलवे ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो है पूंजीगत व्यय किया है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। और आपको बता दें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे को कुल 2.65 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें 2.52 लाख करोड़ का सकल बजटीय समर्थन शामिल है। और आपको बता दें दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे ने कुल 1.91 लाख करोड़ जीबीएस यानी जीबीएस से जो है 824 करोड़ बाहरी संसाधनों से और 8,733 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से खर्च किए, जिससे कुल व्यय 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया। तो ये अमाउंट बस ऐसे याद कर लीजिए कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में टोटल 2 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हाल ही में हासिल की। देखिए बजट तो पास होता है कई सारे लोगों के पास, जैसे मान लीजिए आपके शहर का मेयर ही है, उसको अगर 50 नलकूप लगाने के लिए जो है पूरे शहर में अगर 5 करोड़ का बजट मिला है तो कहाँ खर्च कर पाता है, वो लगभग 1-2 लगा के छोड़ देता है, बाकी बजट वापस चला जाता है। तो ऐसे ही हर विभाग का है, रेलवे का भी है, इसको पैसे तो आवंटित हो जाते हैं लेकिन ये खर्च ही नहीं कर पाता। लेकिन इस बार इसने अधिक खर्चा किया इसलिए चर्चा में है, यानी कि 2 लाख करोड़ से अधिक का खर्चा किया है। टोटल अमाउंट आपका कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 2.52 लाख करोड़ रुपए का टोटल खर्चा किया है भारतीय रेलवे ने, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। और आपको बता दें जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसने जो ये अनुमान लगाया है 6.4% का, ये 2023-24 में दर्ज 8.2% की वृद्धि दर से कम है। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष से जो है इस बार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो है ये कम रही। आपको बता दें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है जो जिसने ये आंकड़ा बताया है ये जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाला एक सांख्यिकी विंग है। ये मुख्य मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है। एनएसओ का नेतृत्व राष्ट्र जो सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है ये करते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। तो इस कंपनी को आप जानते होंगे, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट और जिसके सीईओ हैं सत्या नडेला। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो कि सत्या नडेला के नेतृत्व में है, इसने भारत सरकार और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है और इन सहयोगों का उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना और इसका विकास तेज करना है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, इनका नाम है सत्या नडेला। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं आपके हैं एमी हुल और जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं आपके हैं विक्टर बाही और प्रेसिडेंट कौन है बर्डफोर्ड एल स्मिथ। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इनका नाम है बिल गेट्स, ठीक है। तो बिल गेट्स और पॉल एलन इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन नाम किसका पहले आता है, नाम आता है बिल गेट्स का। एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा बिल गेट्स। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ऑप्शन मिलेगा आपको बिल गेट्स, तो बिल गेट्स पे टिक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर सेशन है ये समाप्त होता है। जय हिंद।